हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ये बताया था। उस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। आगे बढ़ाते हैं उसी पार्ट को। कुछ और डेफिनेशंस हैं जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इवन 11th में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी आप पढ़ चुके हो। एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इस तरह की कुछ और टर्म्स है। तो वन बाय वन करके उनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट लिखिए इसी के अंदर आयनाइजेशन एंथैल्पी। इट इज, लिखिए, इट इज द एंथैल्पी चेंज, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन an electron is removed, an electron is removed from each of 1 mole of gaseous isolated atoms. From each of 1 mole of gaseous isolated atom. अगर आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो तो इसे कहा जाता है IE1। अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो तो इसे कहा जाता है IE2। इस तरह से IE2, IE3 आप कह सकते हो। और डेफिनेट एक इलेक्ट्रॉन को आप एटम में से बाहर निकाल रहे हो जहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन है, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये वैल्यूज जो होती है वो पॉजिटिव होती है, ये वैल्यूज पॉजिटिव होती है। और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद प्लस चार्ज आ जाता है तो फर्दर इलेक्ट्रॉन निकालने में और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट मीन्स IE3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन IE2 एंड IE2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन IE1। तो ये भी हम कह सकते हैं आयोनेशन एनर्जी पॉजिटिव भी होती है और इन्हें कंपेयर भी किया, आयोनेशन एंथैल्पी पॉजिटिव भी है और इन्हें हम कंपेयर भी कर सकते हैं। राइट, कंडीशन इज ये भी एटम होना चाहिए और आइसोलेटेड गैसेस एटम, यानी एटम्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होने चाहिए, उनके बीच में कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। अब हम किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं तो उसके लिए उसको जो एनर्जी दे रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि अगर आइसोलेटेड गैसेस एटम्स है तो जो भी एनर्जी हम दे रहे हैं वो केवल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में काम आ रही है, वो केवल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में काम आ रही है। अगर दो एटम्स एक दूसरे के पास हुए तो हो सकता है हमने एनर्जी दी तो कुछ एनर्जी उनको दूर दूर ले जाने में भी कंज्यूम हो रही होगी। इसीलिए आइसोलेटेड गैसेस एटम, एक एटम के आसपास में और कोई और एटम नहीं होना चाहिए। तो आप कह सकते हो कि जो भी एनर्जी आप दे रहे हो वो केवल इलेक्ट्रॉन को निकालने में जा रही हो। हाँ, प्रैक्टिकली ऐसा करना बहुत मुश्किल है, कह सकते हो, बट टर्म हम इसी तरह से डिफाइन करते हैं। अब यहीं पर एक टर्म और यूज कर रहा हूं, ये तो मैंने लिखा आयोनेशन एंथैल्पी, IE। क्या आप इसे आयोनेशन एंथैल्पी बोलते हो या कुछ और भी हम इसे बोलते हैं? यस, यहां पर एक वर्ड और कॉमनली यूज होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या आयोनेशन एंथैल्पी और आयोनेशन एनर्जी में कोई डिफरेंस है या नहीं है, या एक ही बात है? आयोनेशन एंथैल्पी और आयोनेशन एनर्जी में क्या कोई डिफरेंस है? सोचो। बहुतों को लगता है कि सर वही या तो एक प्लस और एक माइनस का डिफरेंस, ऐसा, या फिर आयनेशन एंथैल्पी डेल्टा H है और आयनेशन एनर्जी डेल्टा U है। आयनेशन एंथैल्पी डेल्टा H और आयनेशन एनर्जी डेल्टा U नहीं, बोला जा रहा है एनर्जी, लेकिन यहां इसका मतलब क्या वो बताता हूं। आयोनाइजेशन एनर्जी, जो कि नॉर्मली हम ये वर्ड बोलते आए हैं, ये बोलते यही है ज्यादातर, इसका मतलब अलग है। क्या है पहले वो लिखते हैं। इट इज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी
इट इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी एट 0 केल्विन। मतलब 0 केल्विन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसे आप कहते हो आयनाइजेशन एनर्जी। उसे कहा जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब 0 केल्विन के डेटा को देखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी में टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है। अगर मैंने कहा ये IE1 है, इसका टेम्परेचर 300 केल्विन पर भी ये डेटा हो सकता है, 500 पे भी हो सकता है, 700 केल्विन पर भी हो सकता है। लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी अगर मैं आपको बोलता हूं, अगर मैंने कह दिया कि आयनाइजेशन एनर्जी इतनी है, तो फिर टेम्परेचर पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फिक्स है, टेम्परेचर इज 0 केल्विन। आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन ही 0 केल्विन पर हुई है, डिफाइन ही 0 केल्विन पर हुई है। इसीलिए यहां पर मैं हमेशा वर्ड क्या बोलता हूं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आपको लग रहा होगा नहीं सर अभी तक तो हम आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ते आए, तो आपने आयनाइजेशन, वो लिखा हुआ आयनाइजेशन एनर्जी नहीं था, लिखा हुआ तो वो भी आयनाइजेशन एंथैल्पी ही था, लेकिन आप उसे आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ते हुए आ रहे थे। इवन मैं आपको बता दूं, लास्ट क्लास में आपने नोटिस किया होगा मैंने क्या लिखा, बॉन्ड एंथैल्पी। मैंने बॉन्ड एनर्जी वर्ड यूज नहीं किया, क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी में भी यही डिफरेंस है। अगर आपने वर्ड बॉन्ड एनर्जी यूज कर लिया, मतलब वो डेटा 0 केल्विन का हो गया, मतलब वो डेटा 0 केल्विन का हो गया। आगे चल के अभी मैं और टर्म बताऊंगा, लेटिस एंथैल्पी एंड लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी का मतलब डेटा जो होगा वो 0 केल्विन का होगा। और अगर आप लोगों को ये बड़ा सुन के सरप्राइज हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी में बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है, एक नहीं 2 जगह, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी 11th की में, और एनर्जेटिक्स थर्मोडायनेमिक्स में भी लिखा हुआ है, दोनों जगह ये लिखा हुआ है, तो सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि हमने उस एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा तो वो हमें लग रहा होगा, बट ये सब मेंशन है। इवन अब आप आयनेशन एनर्जी निकाल सकते हो। आप क्वेश्चन जरूर रहता सर 0 केल्विन पर डेटा कैसे मेजर होगा, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। यस, प्रैक्टिकली आप आयनेशन एनर्जी नहीं निकाल सकते, लेकिन हम किसी और टेम्परेचर के डेटा को तो 0 केल्विन पर कन्वर्ट कर सकते हैं ना, किरचॉफ इक्वेशन के थ्रू। कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। किरचॉफ इक्वेशन के थ्रू कैसे करेंगे, लेट्स से ये रिएक्शन हो रही है, मुझे 0 केल्विन की आयनेशन एंथैल्पी फाइंड आउट करनी है, माइनस आयनेशन एंथैल्पी, सपोज करिए किसी T टेम्परेचर पर आपको पता है, इक्वल्स टू डेल्टा CPR, और फाइनल टेम्परेचर 0, इनिशियल टेम्परेचर माइनस T, फाइनल T2 माइनस T1। अब यहाँ पर क्या आएगा, डेल्टा CPR। यहाँ ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, एक इंटरेस्टिंग पार्ट तो मैं बता ही चुका हूँ आपको यहाँ पर कि इन दोनों में डिफरेंस होता है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। अब मैं एक और इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पर बता रहा हूँ, क्या कहते, डेल्टा CPR क्या होता है, CP ऑफ प्रोडक्ट माइनस CP ऑफ रिएक्टेंट। इसका CP क्या होगा, ए एटम है, मोनो एटॉमिक ही होगा एटम तो इसका CP क्या होगा, CV3/2R, CP 5/2R, तो इसका CP 5/2R, इसका A प्लस हुआ तो क्या हुआ, A प्लस का मतलब क्या हुआ, उसके अंदर में से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। एटम तो अभी भी मोनो एटॉमिक ही है, एटम तो अभी भी मोनो एटॉमिक ही है, तो इसका भी CP क्या होगा, 5/2R ही होगा। वही 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी। तो क्या डेल्टा CPR 0, इसका और इसका CP तो सेम है, नहीं 0 नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल है, इसका भी CP CV डिफाइन होता है, जैसे मोनो एटॉमिक का होता है इसका भी डिफाइन होता है, इसलिए डेल्टा CPR 0 नहीं, डेल्टा CPR 5/2R, ये फॉर्मूला है। यस, इलेक्ट्रॉन का भी CP CV डिफाइन होता है, और इससे आप 0 केल्विन की आयनेशन, 0 केल्विन पर आयनेशन एंथैल्पी निकाल सकते हो, जिसे हम क्या कहेंगे, आयनेशन एनर्जी। देखिए मैं बता तो बहुत सालों से रहा हूं, और अराउंड 6-7 ईयर से मैं बोल भी रहा हूं कि जेई में क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। हाँ, ये अलग बात है कि 6-7 सालों में अभी तक नहीं आया है, बट फिर भी मैं हर बार बोलता हूँ, हर बार मैं बोलता हूँ, और मुझे लगता है कि इसके चांसेस हैं, डेफिनेटली इस पर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि लिखा हुआ है अच्छी तरह से, इवन एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, पता नहीं क्यों हम उसे इग्नोर कर देते हैं, बट इसके अच्छे खासे चांसेस है। तो याद रखना, ये फॉर्मूला है जिससे आप, दिस इज व्हाट आयनाइजेशन एनर्जी।
और ये फॉर्मूला डिराइव्ड है एनसीईआरटी में, आप एनसीईआरटी में इस फॉर्मूले को चेक कर सकते हो। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखिए, डेफिनेशन लिखिए। इट इज द एंथैल्पी चेंज, it is the enthalpy change when an electron is added to each of 1 mole of isolated gaseous atoms। यानी यहां पर अब हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, जस्ट रिवर्स प्रोसेस, A माइनस, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पहला इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो A2 माइनस सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन यहां पर अब प्रॉब्लम होती है, कुछ एटम्स में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर एनर्जी रिलीज होती है, कुछ में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आप पढ़ते हो किस में इवॉल्व होती है, किस में एब्जॉर्ब होती है। ज्यादातर इवॉल्व होती है, लेकिन हाँ कह सकते हो इनर्ट गैसेस में एब्जॉर्ब होती है, और भी कुछ एलिमेंट्स है जिनमें ये एब्जॉर्ब होती है। लेकिन ये जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो इसमें तो हमेशा आपको एनर्जी देनी पड़ती है। ये हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, रिपेल करते हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव होगी। तो यहां पर अब हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, बस हाँ ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, नाउ यहां पर ये तो बात हो गई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। अब मैं बात करूंगा, यहां पर भी एक टर्म हम और डिफाइन करते हैं। यहां पर हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं फर्स्ट, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, एक और टर्म हम यहां पर यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसमें और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या डिफरेंस होता है? इसमें और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या डिफरेंस होता है? यस, यहां पर एक नहीं दो डिफरेंस होते हैं। दो डिफरेंस क्या होते हैं? तो अगर हीट इवॉल्व हो रही है, हीट इवॉल्व हो रही है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस साइन के साथ होती है, जैसे कैलोरीफिक वैल्यू और एंथैल्पी ऑफ कंबशन में हमने डिस्कस किया था, वही चीज यहां पर भी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उसको मैं मैथमेटिकली लिख लेता हूं, आप चाहो तो डेफिनेशन बना सकते हो। तो एक तो माइनस साइन, लेकिन इसके अलावा भी एक और डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एट 0 केल्विन। यस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी 0 केल्विन पर ही डिफाइन होती है, ये भी 0 केल्विन पर ही डिफाइन होती है, और इट इज माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एट 0 केल्विन, उसका नेगेटिव होती है। अगेन ये भी आप किरचॉफ इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हो, ये भी आप किरचॉफ इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हो। इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे फाइंड आउट करनी है, ये फॉर्मूला डिराइव करो और एनसीईआरटी में ढूंढो कि वो फॉर्मूला कहाँ दे रखा है। अपने आंसर को एनसीईआरटी के आंसर से चेक कर सकते हो। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और थर्मोडायनेमिक्स उसमें ढूंढना पड़ेगा, आपको ये आंसर मिल जाएगा, आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे डिफाइन हो रही है वो मैंने आपको बताया। तो बी केयरफुल, होता है क्या, हम ये वर्ड्स जो मन में आए वर्ड यूज कर लेते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इनमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट डेफिनेशन पर मैं आ रहा हूं। नेक्स्ट डेफिनेशन, लैटिस एंथैल्पी।
देखिए जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनमें बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, जिनको हम काउंट भी कर सकते हैं कि एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, तीन बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड्स को काउंट नहीं किया जा सकता। NaCl का क्रिस्टल है, Na प्लस आयन बहुत सारे Cl आयन को अट्रैक्ट कर रहा है और एक Cl आयन बहुत सारे Na प्लस आयन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो वहां पर आप कोई बॉन्ड की, आयनिक बॉन्ड की, ये नहीं कि इस आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ये है, ऐसे नहीं काउंट, क्योंकि एक आयन जो है बहुत सारे एनायन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो आयनिक कंपाउंड को जब आप तोड़ते हो तो वहां पर टर्म क्या यूज होती है, लैटिस एंथैल्पी, क्योंकि इनका लैटिस होता है, लैटिस होता है, तो यहां पर टर्म यूज होती है लैटिस एंथैल्पी। लिखे यहां पर, इट इज द एंथैल्पी चेंज, it is the enthalpy change when 1 mole ionic compound is converted into its constituent gaseous ions. Constituent gaseous ion, this is known as lattice enthalpy। किसकी, NaCl की। ये NaCl की क्या हो गई, lattice enthalpy। और एग्जांपल CuSO4, चलिए CuSO4 कॉपर 2 प्लस सल्फेट आयन, ये भी lattice enthalpy है, किसकी, कॉपर सल्फेट की। इवन यहां पर एक और एग्जांपल ले रहा हूं, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O सॉलिड, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है। हाँ, लेकिन इसके अंदर कंस्टिट्यूएंट आयंस कौन से हैं, कॉपर +2 सल्फेट आयन, या यहाँ पर वाटर H+ और OH आयन में होता है, नहीं होता है, वाटर पूरा मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल। तो इसकी भी रिएक्शन जो आप लिखोगे, कॉपर +2 सल्फेट आयन प्लस 5H2O गैसेस स्टेट में, इसे हम कहेंगे लैटिस एंथैल्पी ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट 5H2। तो लेटिस एंथैल्पी, लेटिस को ब्रेक कर रहे हो, ऑब्वियसली तोड़ रहे हैं, तो ये भी एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। लेटिस एंथैल्पी आप कह सकते हो कि ये हमेशा पॉजिटिव होगी। तो ये तीन टर्म्स बेसिकली अभी हमने यहां पर डिस्कस किए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड थर्ड लेटिस एंथैल्पी। इन तीनों एंथैल्पीज को हम एक साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू रिलेट कर सकते हैं, और उस साइक्लिक प्रोसेस का नाम ऑलरेडी आपको पता है, दैट इज बॉर्न-हेबर साइकिल, जिसके थ्रू हम इन तीनों को रिलेट कर सकते हैं, और इन तीनों में से कुछ पता है तो बाकी का अननोन वेरिएबल फाइंड आउट किया जा सकता है। तो यहां पर हेडिंग डाली बॉर्न-हेबर साइकिल, बॉर्न-हेबर साइकिल। NaCl के बॉर्न-हेबर साइकिल की मैं बात करूं, NaCl का जो बॉर्न-हेबर साइकिल होता है, इसमें क्या होता है, आपको जो भी एक कोई आयनिक कंपाउंड है उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन होता है। जैसे NaCl का बॉर्न-हेबर साइकिल है तो NaCl सॉलिड का आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन होगा, मतलब इस रिएक्शन का डेल्टा H जो है वो आपको गिवन होगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl आपको गिवन होगा। अब ये जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl है, इसको हम बाकी डेल्टा H की टर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले यहां पर ये Na सॉलिड जो है, क्योंकि अल्टीमेटली जो सोडियम एटम है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Na+ में, तो यहां पर हमने इसको पहले सब्लिमेट कर दिया सॉलिड से गैसेस स्टेट में, हमें Na+ चाहिए, तो अब इसको Na+ में कन्वर्ट कर दिया, ये क्या हो गया इसका आयोनाइजेशन। चाहो तो आप लिख सकते हो डेल्टा H आयोनाइजेशन, और ये एनर्जी कौन सी होगी, सब्लिमेशन। क्लोरीन की मैं बात करता हूं, तो क्लोरीन के बीच के बॉन्ड को तोड़ना होगा, हाँ, लेकिन यहां पर 1 मोल क्लोरीन नहीं है, हाफ मोल है, हाफ मोल बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, तो यहां पर ये बॉन्ड एंथैल्पी
Cl, लेकिन ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/2 से, तो यहाँ पर क्लोरीन के एटम्स मिलेंगे और इन क्लोरीन के एटम्स को हमें एनाइन में कन्वर्ट करना है, तो ये एनर्जी कौन सी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, Na+ और Cl, Na+ और Cl, और यहां पर इस NaCl सॉलिड को अगर आप इसमें कन्वर्ट करते हो Na+ और Cl यानी कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयन, तो ये कौन सी एनर्जी हो गई, लैटिस एंथैल्पी। ये एरो इस तरफ आ रहा है इसीलिए लैटिस को तोड़ रहे हो, लैटिस एंथैल्पी। अगर यही एरो अगर आपने उल्टा बनाया होता तो ये माइनस में होती, इसके आगे माइनस साइन होता, क्योंकि लैटिस एंथैल्पी इस तरह से डिफाइन होती है। अगेन एक साइक्लिक प्रोसेस कंप्लीट हो गया, वही तरीका जो मैंने आपको पहले बताया था, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वैल्यूज को ऐड करके इक्वेट कर दो, तो यहां पर डेल्टा H सब्लिमेशन, एंटी क्लॉकवाइज डेल्टा H आयोनाइजेशन, एंटी क्लॉकवाइज हाफ ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ Cl बॉन्ड प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इक्वल्स टू लैटिस एंथैल्पी प्लस डेल्टा H फॉर्मेशन। फायदा क्या है इसका बॉर्न हेबर्ट साइकिल का, तो इनमें से कोई एक अननोन अगर है तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। एक्चुअली होता है क्या, ये लैटिस एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इनमें से कुछ डेटा प्रैक्टिकली फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आपको कुछ वैल्यूज यहां से पता है तो कुछ और इंफॉर्मेशन यहां से निकाली जा सकती। खैर वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है हमें उसमें नहीं जाना है, हमें तो हाँ बस एक पता होना चाहिए बॉर्न हेबर्ट साइकिल क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे करने। ये NaCl का बॉर्न हेबर्ट साइकिल मैंने बनाया, आप चाहो तो मैग्नीशियम क्लोराइड, NaBr किसी का भी बना सकते हो। कॉन्सेप्ट यही है कि हाँ एक लैटिस को आप ब्रेक कर रहे हो तो इसके अंदर आयनेशन एंथैल्पी, सब्लिमेशन एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इस तरह के डेटा जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे। तो कुछ क्वेश्चंस इस तरह के भी इस चैप्टर में बनते हैं। यानी पहला जो एक डिस्कशन हमने किया था उसमें मेनली टर्म्स कौन सी यूज हुई थी, फॉर्मेशन, कंबशन और बॉन्ड एंथैल्पी। बहुत सारे क्वेश्चंस चैप्टर में उन पे बनते हैं, कुछ क्वेश्चंस, ज्यादा तो नहीं, क्योंकि इस पे फिक्स है, ज्यादा वेरिएशन हो नहीं सकता। एक तो डेफिनेशन सही सही पता होनी चाहिए, डेफिनेशन सही सही पता होनी चाहिए। इस पर जो क्वेश्चन बन सकता है वो तो केवल बॉर्न हेबर्ट साइकिल पर ही बन सकता है, और ज्यादा यहाँ पर वेरिएशन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। और कुछ टर्म्स अब मैं यहां पर डिफाइन करने जा रहा हूं। तो इस चैप्टर के अंदर कुछ पर्टिकुलर टर्म्स अब इससे रिलेटेड है कि कोई सब्सटेंस है जिसके साथ हम वाटर मिक्स कर रहे हैं H2O, इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस अब हम यहां पर डिफाइन करने जा रहे हैं, पर्टिकुलरली वाटर से रिलेटेड। हेडिंग डालिए एंथैल्पी of hydration of ionic compound। वैसे टर्म तो केवल एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ही डिफाइन होती है, मैं इसमें आगे ऑफ आयनिक कंपाउंड क्या है पहले इसकी डेफिनेशन लिखिए। इट इज द एंथैल्पी चेंज, it is the enthalpy change when an anhydrous or partially hydrated ionic compound is converted into its higher hydrated form। हायर हाइड्रेटेड फॉर्म, ये कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है,
ये वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, हम कहते हैं मॉइस्चर को भी ये एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वाटर वेपर ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ये वाटर वेपर इसके क्रिस्टल में चली जाती है, क्रिस्टल में चली जाती है, इसे हम कहते हैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। इसमें जो एंथैल्पी में चेंज होगा उसे कहा जाता है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। यहां पर जरूरी नहीं कि इस तरह से ही हो, CuSO4 डॉट 2H2O प्लस 3H2O, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, इसे भी आप एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहोगे। हाँ, लेकिन ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन किसका होगा? कॉपर सल्फेट डॉट 2H2O का। और यहां पर कह सकते हो कि वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल के अंदर जा रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, तो यहां पर एनर्जी इवॉल्व होती है, यहां पर एनर्जी इवॉल्व होती है। किसी रेयर केस में हो सकता कि ना हो, बट इन जनरल यहां पर हम यही बोलते हैं, लिख सकते हो एक लाइन, इन जनरल इट इज डेल्टा H हाइड्रेशन, इन जनरल इट इज नेगेटिव। ये वैल्यू जो है नेगेटिव होती है, यानी हीट जो है वो यहां पर इवॉल्व होती है। इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यहां पर ये भी क्रिस्टल है, ये भी क्रिस्टल है, ये भी क्रिस्टल है, ये मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर रहे हैं, मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर रहे हैं। कॉपर सल्फेट हो सकता है, CaCl2 एनहाइड्रस, कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, Na2SO4 भी हो सकता है, बहुत सारे सब्सटेंस है जो कि मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करते हैं। तो दिस इज नॉन एज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कंपाउंड। ये आयनिक कंपाउंड है जो ये टर्म शो करते हैं, जैसे लैटिस एंथैल्पी आयनिक कंपाउंड शो करते हैं, उसी तरह से एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन भी आयनिक कंपाउंड ही हो सकते हैं, क्योंकि उनका क्रिस्टल होता है जो कि मॉइस्चर एब्सॉर्ब कर सकते हैं। तो ये टर्म आयनिक कंपाउंड के लिए हम डिफाइन करते हैं। नाउ अब इसी से रिलेटेड एक और टर्म है, क्या होगा अगर हम इस कॉपर सल्फेट को बहुत सारे पानी में डाल देते? जब आप कॉपर सल्फेट को, यहां पर जो वाटर अवेलेबल है वो लिमिटेड अमाउंट में, वाटर वेपर है यू कह दो, बट आपने क्या किया, कॉपर सल्फेट लिया और उसे बहुत सारे पानी में डाल दिया, तो पता क्या होगा? कॉपर सल्फेट का क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है। वहां पर क्रिस्टल नहीं रहता, वो कॉपर सल्फेट जो है पानी में डिसॉल्व हो जाता है, आयंस में टूट जाता है, एक सॉल्यूशन वहां पर बनता है। यहां पर जो कि अभी भी क्रिस्टल ही है, तो कॉपर सल्फेट को अगर बहुत सारे पानी में डालोगे तो वहां सॉल्यूशन बन जाएगा। फिर वहां पर जो टर्म डिफाइन होती है वो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन नहीं, उसे डिफाइन किया जाता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, हेडिंग डालिए। लिखिए, इट इज द एंथैल्पी चेंज, it is the enthalpy change when 1 mole of a substance, 1 mole of a substance is mixed with excess solvent to form solution. To form solution. इस पूरे डिस्कशन को हम 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे। ए पार्ट फॉर आयंस, बी पार्ट फॉर आयनिक कंपाउंड और सी पार्ट फॉर कोवेलेंट कंपाउंड। 3 पार्ट में इस पूरे डिस्कशन को हम डिवाइड करेंगे। पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं आयंस के लिए, पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं आयंस के लिए। 2 अकेला आयन हमारे पास नहीं हो सकता। आप एक कंटेनर में ये नहीं कर सकते सर इसमें केवल Cl आयन है, नहीं पॉसिबल है, बट सोच रहे हैं अभी इस तरह से। सपोज करिए आपके पास 1 मोल Cl आयन है केवल, और उसको आपने वाटर में मिक्स किया, वाटर में मिक्स किया, Cl आयन 5H2O। देखिए ये भी एक लिखने का तरीका है, किसी केमिकल रिएक्शन को लिखने का एक तरीका है। Cl आयन, यहां पर मैंने 5H2O लिखा है क्योंकि इसके 1 मोल के साथ हमने वाटर के 5 मोल्स लिए हैं। अगर आपने 10 मोल्स लिए तो 10H2O लिख सकते हो, 20 मोल्स लिए तो 20H2O लिख सकते हो।
यहां पर ब्रैकेट में लिख दिया कि अमाउंट ऑफ वाटर कितनी है, 5H2O मतलब 5 मोल्स ऑफ H2O। नॉर्मली आप और हम यहाँ पर पता क्या लिखते हैं, एक्वस। एक्वस जनरली लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है एक्वस, जिससे आप ये बताते हो कि हाँ सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर है। तो कोई जरूरी नहीं कि ब्रैकेट में आप हमेशा एक्वस लिखो, आप और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन ब्रैकेट में लिख सकते हो, जो भी आप बताना चाहते हो, जो भी इंफॉर्मेशन आप बताना चाहते हो वो लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि यहाँ पर इसी तरह से लिखो। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो 5H2O ब्रैकेट में लिख दो 1 किलोग्राम। यस, यहाँ पर भी लिख सकते हो 5H2O 1 किलोग्राम। आप वाटर की अमाउंट बताना चाहते हो तो ये भी एक तरीका होता है। ऐसा नहीं कि मोल्स की टर्म में, आप मास की टर्म में भी लिख सकते हो, वॉल्यूम भी लिख सकते हो कि H2O 100 ml, यहाँ पर लिख दो H2O 100 ml। ये भी तरीके होते हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप 5H2O Cl ऐसे भी मैं लिख सकता हूं, 10 या 100 ग्राम H2O, ये भी आप लिख सकते हो। इवन आप ऐसे भी लिख सकते हो कि Cl और जो सॉल्यूशन बना है लेट से उसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लो कितनी आ गई 2m, या इस तरह से भी आप लिख सकते हो, जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, जिससे हमें यह पता चल रहा है कि हमने इसके साथ कितना वाटर मिक्स किया है, कितना वाटर मिक्स किया है, ये हमें इससे पता चल सकता है। तो कोई जरूरी नहीं कि आप ये लिखो, और अगर आप अमाउंट में इंटरेस्टेड नहीं हो तो सिंपली यहाँ पर Cl एक्वस लिख दो, दैट्स Cl एक्वस लिख दो। अगर आप अमाउंट बताना चाहते हो तो यहाँ पर इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि 100 ग्राम H2O 5H2O Cl का जो सॉल्यूशन बना है, मान लो उसकी कंसंट्रेशन 2m है, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो 2m लिख सकते हो। तो ये अलग अलग तरीके हैं। हाँ, अब वापस इस पार्ट पर आते हैं। इसके 1 मोल के साथ इसके 5 मोल्स को मिक्स किया, क्लोरीन आयन पानी में गए, इस सॉल्यूशन बनेगा, और इसे हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। किसका, Cl का एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन क्या लगता है आपको, अगर इंस्टेड ऑफ 5 मोल्स अगर मैं यहां पर 10 मोल्स वाटर के ले लूं, तो 10 मोल्स वाटर के अगर मैंने ले लिए तो तब भी हीट तो इवॉल्व होगी। लेकिन क्या कहते हो, इतनी हीट इवॉल्व होगी नहीं, क्योंकि यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर जब आप Cl को पानी में डाल रहे हो तो ये Cl जो है वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स इसकी ओर अट्रैक्ट होंगे। जितना ज्यादा पानी होगा ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स इसकी ओर अट्रैक्ट होंगे, जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होंगे हीट उतनी ज्यादा इवॉल्व होगी, हीट उतनी ही ज्यादा इवॉल्व होगी। डेफिनेटली यहां पर मैं बात करूं तो ये वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर आपने और ज्यादा पानी डाल दिया 50 मोल्स तो हीट और ज्यादा इवॉल्व होगी। लेकिन आपको क्या लगता है, इस तरह से मैं वाटर की क्वांटिटी बढ़ाता जाऊंगा तो हीट इवॉल्व और बढ़ती जाएगी, हीट इवॉल्व और बढ़ती जाएगी? नहीं। यहां पर इसको ग्राफिकली ज्यादा अच्छी तरह से मैं समझा सकता हूं। अगर हम यहां पर वाटर की क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, हीट इवॉल्व बढ़ेगी तो है, बट इसके बढ़ने की रेट कम हो जाएगी, और एक टाइम आएगा जब वो कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने इतना पानी डाल दिया कि जितना भी Cl का सॉल्वेशन होना है वो हो गया, जितना भी सॉल्वेशन होना है वो हो गया, क्योंकि क्या होगा, Cl के अराउंड एक लेयर बनेगी, या हो सकता है 2 लेयर या 3 लेयर बने, ये डिपेंड करेगा Cl का अट्रैक्शन कितना है। बट अब आपने मान लीजिए इतना सारा पानी डाल दिया, 50 लीटर पानी डाल दिया, अब ये पूरा अच्छा खासा सॉल्वेट हो चुका है, अब आप इससे ज्यादा पानी डालोगे तो Cl उन वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट नहीं करेगा। यानी ये जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कांस्टेंट होती जाएगी। इसे मैं, ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मोड लगा दिया, क्योंकि हीट इवॉल्व हो रही है। एक्स एक्सिस पर क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एडेड, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एडेड, और जब ये अमाउंट कांस्टेंट हो जाती है, मतलब अब इससे ज्यादा पानी डालने पर और कोई चेंज नहीं होगा, तो इसे कहा जाता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब अगर आप सॉल्यूशन को इनफाइनाइटली भी डाइल्यूट कर दोगे तो भी इससे ज्यादा एनर्जी इवॉल्व नहीं होगी। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो धीरे धीरे ये वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती जा रही है, यानी यहाँ पर हीट इवॉल्व होगी, यहाँ पर थोड़ी और ज्यादा होगी, यहाँ पर और ज्यादा होगी। और ऐसा नहीं कि 5 मोल्स में अगर x हीट इवॉल्व हो रही तो यहाँ पर 2x हो जाएगी, नहीं होगी। सोच सकते हो क्यों नहीं होगी, क्यों? क्योंकि अगर आपने
5 मोल वाटर डाल दिया तो Cl आयन ऑलरेडी हाइड्रेट हो चुके हैं। अब अगर आप और पानी डालोगे तो उतना हाइड्रेशन तो नहीं होगा, क्योंकि पहले ही वो हाइड्रेट हो चुके हैं, अट्रैक्शन पहले ही वो मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर चुके हैं। तो अब जब और पानी डालोगे वो इतने ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होंगे। गॉट माई पॉइंट? तो ये कर्व है जो इसी चीज को डिपिक्ट कर रहा है कि हाँ धीरे धीरे ये वैल्यू कांस्टेंट होती जाएगी। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, आप कभी भी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का अगर डेटा बता रहे हो किसी को, तो आपको हमेशा बताना पड़ेगा कि 1 मोल Cl आयन के साथ आपने कितना पानी मिक्स किया है। कुछ ना कुछ क्वांटिटी का आपको आइडिया देना होगा, या तो ये बताना होगा कि 1 मोल Cl आयन को 1 लीटर पानी में या 2 लीटर पानी में इस तरह से, या ये अच्छा तरीका है आप ये बता दो कि जो Cl आयन का सॉल्यूशन आपने बनाया उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। जैसे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन फॉर 2m Cl आयन सॉल्यूशन, यानी जो आपने Cl आयन का सॉल्यूशन बनाया है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 2m। इससे हमें वाटर की क्वांटिटी का पता चल जाएगा, वाटर की क्वांटिटी का पता चल जाएगा। तो हमेशा बताना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है, क्योंकि इसके लिए अलग है, 5 मोल H2O के लिए अलग है, 10 मोल के लिए अलग है, 50 मोल के लिए अलग है। हाँ ये डेटा यूनिक है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये यूनिक डेटा है। ये हर एक आयन का अपना एक यूनिक डेटा होगा। हीट क्यों इवॉल्व हो रही है वो मैंने आपको यहां पर समझाया। Cl आयन को पानी में डालने पर हीट क्यों इवॉल्व हो रही है, क्योंकि Cl आयन वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो हीट डेफिनेटली इवॉल्व होगी। समझ में आई बात? यहां पर एक ये जो डेफिनेशन हमने लिखी ना, नॉर्मली बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं। इवन अगर आप देखोगे जेई मेंस और जेई एडवांस में भी क्वेश्चंस नहीं आए, बट मुझे पता है डेफिनेटली आने वाले सालों में मैं एक क्वेश्चन जो आपको बता रहा हूँ वो जरूर पूछा जाएगा। और ऐसा पास्ट में भी हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमने 8-8 10-10 साल तक कहा कि इसके आने के चांसेस है, इसके आने के चांसेस है, नहीं आए, पूछे गए, लेकिन फिर धीरे धीरे उन पर क्वेश्चंस आए हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपको, कुछ नहीं है ज़्यादा, बस इस डेफिनेशन को ढंग से सुनना है, डेफिनेशन को आपको ढंग से सुनना है, उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। लिखिए क्वेश्चन लिखिए। फाइंड एंथैल्पी चेंज व्हेन ट्वेंटी मोल्स Cl आयन are mixed with 10 liter water। 20 moles Cl आयन are mixed with, Cl आयन के साथ में ब्रैकेट में गैसेस लगा दो, 20 moles Cl आयन गैस are mixed with 10 liter water given enthalpy of solution for 2m Cl ion, enthalpy of solution for 2m Cl ion, सिक्स किलो जूल पर मोल, विथ हीट इवॉल्व होगी तो माइनस साइन के साथ। आंसर क्या होगा, 120, 60 या -6, सब माइनस में ही है। 120 भी माइनस में, 60 भी माइनस में, 6 भी माइनस में।
उसके लिए पहले इसको समझना होगा, ये 6 किलो जूल हीट कब इवॉल्व हो रही है, ये कब इवॉल्व हो रही है? यहां से देखो, क्या जब हम 1 लीटर में 2 मोल Cl डाल रहे हैं, क्या 1 लीटर में 2 मोल Cl डाल रहे हैं तब? नहीं, यहां पर ये 2m कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बन रहा है, लेकिन जो डेफिनेशन उसे ढंग से पढ़िए, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल सॉल्यूट इज मिक्स्ड विथ वाटर टू फॉर्म सॉल्यूशन। सॉल्यूट क्या 1 मोल होना चाहिए, वाटर का 1 लीटर नहीं बोला मैंने, सॉल्यूट का 1 मोल होना चाहिए। यानी यहां पर इतनी हीट कब इवॉल्व होगी, जब 1 मोल Cl आयन को अब आपको कंसंट्रेशन 2m चाहिए तो पानी कितना लेना पड़ेगा, ½ लीटर। 1 मोल को ½ लीटर में मिक्स कर रहे हो, 1 मोल को ½ लीटर में मिक्स कर रहे हो तो कंसंट्रेशन 2m हो जाएगी, और 1 मोल लिया इसीलिए डेटा 1 मोल का, तो हीट कितनी इवॉल्व होगी, 6 किलो जूल। यानी ये 1 मोल का डेटा है, और आपने मैंने क्वेश्चन में कितने मोल्स दिए हैं, 20 मोल्स, 20 मोल्स दिए हैं। 1 मोल से कितनी हीट इवॉल्व हो रही है, 6 किलो जूल। हाँ, जो डेटा जो क्वेश्चन में मैंने आपको दिया 20 मोल्स, लेकिन पानी कितना लिया, 10 लीटर, तो वहां पर भी जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी कंसंट्रेशन यही होगी, 2m कंसंट्रेशन ही होगी, और ये डेटा भी 2m का है। हाँ, लेकिन ये पर मोल है, हमारे पास कितने मोल्स थे, 20 मोल्स, तो सीधा सीधा आंसर 20 इंटू -6 यानी -120। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जल्दबाजी में क्या होता है वो मैं बता दूं। ऐसा लगता है ये 2 मोल का डेटा है, ये 2 मोल का डेटा है, तो 2 मोल से 6, तो 1 मोल से 3, तो 20 मोल से 60 हो जाता है। ये 2 मोल का डेटा नहीं है, ये 2m लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 मोल नहीं है, डेटा ये पर मोल का है। हाँ, बस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है वो 2m होनी चाहिए। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन आयंस के लिए मैंने आपको बताई, आयंस के केस में डेफिनेटली हीट जो है वो यहां पर इवॉल्व होगी। इन केस ऑफ आयंस ये हमने यहां पर डिस्कस किया है। अब मैं इसी को आयनिक कंपाउंड पर शिफ्ट कर रहा हूं। आयनिक कंपाउंड के केस में क्या होगा वो मैं बता रहा हूं। तो बी पार्ट, डेफिनेशन तो वही है, 1 मोल आयनिक कंपाउंड होना चाहिए। लेट्स से कॉपर सल्फेट का ही एग्जांपल ले लेते हैं। कॉपर सल्फेट को आपने पानी में डाला, अब अगर आप अमाउंट बताना चाहते हो तो यहां पर लिख दो 5 मोल, 10 मोल, 15 मोल, जो भी लिखना है, लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, वॉटेवर। अभी अब हम अमाउंट में इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि अमाउंट चेंज होने पर एंथैल्पी में चेंज होगा, अमाउंट चेंज होने पर एंथैल्पी में चेंज होगा। यहां पर मैंने लिख दिया H2O लिक्विड, क्या बनेगा, कॉपर +2 एक्वस सल्फेट आयन एक्वस। क्या बन गया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया है। इट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है, ये भी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है, ये Cl आयन की और ये कॉपर सल्फेट की। लेकिन यहां पर हम इसको कॉपर सल्फेट की जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है, दिस इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम रिलेट कर सकते हैं। किससे रिलेट कर सकते हैं, इमेजिन करिए, इमेजिन करिए इसको, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है, पहले आपने इसको कॉपर +2 आयन और सल्फेट आयन में तोड़ दिया, इसे हम क्या बोलते हैं, लेटिस एंथैल्पी। इसे हम क्या बोलते हैं, लेटिस एंथैल्पी। ये एज इट इज वही है, लिखना चाहो तो वापस से लिख दो एरो बना के, कोई चेंज नहीं करे। और अब कॉपर +2 और सल्फेट आयन को पानी में डाल रहे हैं, इमेजिन करो प्रोसेस को तोड़ रहे हैं, इनको हम पानी में डाल रहे हैं, क्या हो रहा है इनका, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन किसका, दोनों का, कॉपर +2 का और सल्फेट आयन का, दोनों का क्या हो रहा है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ आयंस। तो यहां पर एंथैल्पी ऑफ, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है यहां पर आपको, ये भी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ये भी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन किसका है, इनका, और ये किसका, कॉपर सल्फेट का। तो यहां पर ये लेटिस एंथैल्पी प्लस, वापस ऐसे लिख देता हूं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ आयंस, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ आयंस, यही हो रहा है आयंस का। हाँ, यहां पर आपको लग रहा है थोड़ा कुछ कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी इसी तरह से है, लेकिन अब मैं आपको एक और पॉइंट बता देता हूं।
बहुतों को इसमें कंफ्यूजन होता है, ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन में और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में, इसमें अच्छा खासा कंफ्यूजन होता है, स्पेशली आयनिक कंपाउंड के लिए। आयन कॉपर सल्फेट की अगर मैं आपसे कहता हूं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की रिएक्शन लिखिए, जबकि कंफ्यूजन कुछ है नहीं खास, अगर मैं कहता हूं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की रिएक्शन लिखिए तो सॉल्यूशन बनना चाहिए। ये कॉपर सल्फेट की एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की रिएक्शन है और ये कॉपर सल्फेट की एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की रिएक्शन है। यहां कोई सॉल्यूशन नहीं बन रहा है, यहां पर क्रिस्टल है, यहां पर प्रोडक्ट CuSO4.5H2 है, जबकि यहां पर क्या बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है। तो एक तो कॉपर सल्फेट की एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में डिफरेंस दिखना चाहिए, ये नहीं दिखता बहुतों को, ये नहीं दिखता है अच्छा खासा, ये बार बार आपको बहुत बार रिवाइज करना पड़ेगा। आज सपोज मैंने बोल दिया 5 दिन तक याद रहेगा, 1 महीने बाद फिर भूल जाते हैं, बहुत बार अच्छी तरह से इसको याद रखना होगा, हाईलाइट करना होगा। सामने सामने डिफरेंस दिख रहा है, इट इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ये हाइड्रेशन है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में वाटर मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, यहां पर कॉपर सल्फेट पानी में डिसॉल्व हो रहा है। अच्छा, ये कंफ्यूजन क्यों होता है उसका भी कारण बता देता हूं, ये कंफ्यूजन क्यों होता है उसका भी कारण बताता हूं। एक्चुअली ये जो आयंस होते हैं ना, देखो आयंस के लिए तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इनका तो क्रिस्टल होता ही नहीं है, Cl का तो कोई क्रिस्टल होता ही नहीं है। तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन टर्म केवल किसके लिए डिफाइन होती है, जिनका क्रिस्टल होता है, यानी आयनिक कंपाउंड है। तो ये आयंस के लिए एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन तो कुछ होती नहीं। तो इन केस ऑफ आयंस, इनकी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को हम जनरली एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बोल देते हैं। इन केस ऑफ आयंस एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को हम क्या बोल देते हैं, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। लिख लो पहले एक लाइन, इन केस ऑफ आयंस एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो आयंस के केस में तो हम कहते हैं कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन सेम है। वैसे ज्यादा अच्छा आयंस के लिए भी वर्ड आप एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन यूज करो, लेकिन नॉर्मली बुक्स में भी नहीं होता है। तो आयंस के केस में ये दोनों सेम होती है, तो हमें लगता है आयनिक कंपाउंड में भी हम इनको सेम कर देते हैं। आयनिक कंपाउंड में भी हमें लगता है कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन सेम है, जबकि आयनिक कंपाउंड के लिए नहीं है। आयंस के लिए इन दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब यानी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का मतलब भी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो नॉर्मली आप बुक्स में देखोगे, जो मैंने यहां लिखा ना, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू लैटिस एंथैल्पी प्लस यहां पर जनरली आपको दिखा जाएगा हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ आयंस। हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ आयंस, तो ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हो लेटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ आयंस से। और यहां पर मैं एक और चीज बता दूं, ये लेटिस एंथैल्पी तो हमेशा ही पॉजिटिव होती है और आयंस के लिए ये वाली टर्म नेगेटिव होती है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है। ये मैं हर जगह आपको ये बता रहा हूं कि कौन सा डेटा पॉजिटिव होता है, कौन सा डेटा नेगेटिव होता है। तो यहां पर आप लिखिए इन जनरल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज पॉजिटिव। कुछ केसेस होते हैं जहां नेगेटिव होती, नहीं पता करना है तो एक लाइन लिख सकते हो, इन जनरल या मोस्टली, दोनों में से कोई एक वर्ड यूज कर लो, मोस्टली डेल्टा एच सॉल्यूशन इज पॉजिटिव। इन जनरल का मतलब भी ज्यादातर, मोस्टली का मतलब भी ज्यादातर। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं फिर से कह रहा हूं, ढंग से देखोगे सुनोगे तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आयनिक कंपाउंड कॉपर सल्फेट का केस याद रखिए, कॉपर सल्फेट के लिए एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की रिएक्शन और कॉपर सल्फेट के लिए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की रिएक्शन। हाँ, यहां पर मैं इसके भी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की रिएक्शन लिख लेता हूं। पर्टिकुलरली कोई हाइड्रेटेड सॉल्ट है CuSO4, इसको तो हटा देता हूं, CuSO4.5H2, ये भी क्रिस्टल है सॉलिड, इसको आप वाटर में मिक्स कर रहे हो, लिक्विड, कॉपर +2
एक्वस प्लस सल्फेट आयन। यहां पर एक चीज और मैं बता दूं, वाटर को जनरली हम बैलेंस नहीं करते हैं क्योंकि वाटर अच्छी खासी लार्ज अमाउंट में होता है, तो ज्यादा बैलेंसिंग नहीं की जाती। जैसे यहाँ पर भी मैं कॉपर प्लस 2 एक्वस सल्फेट आयन लिख रहा हूँ। यहाँ पर बहुतों को क्या लगता है, सर यहाँ पर तो 5H2O ज्यादा है, तो ठीक है उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा, लेकिन अगर ये वाटर यहाँ पर बहुत ज्यादा है, अगर आपने 1 लीटर 2 लीटर पानी ले लिया तो 1-2 लीटर पानी में तो वाटर के बहुत सारे मोल्स होते हैं, तो फिर इन 5 मोल से कोई मेजर इफेक्ट नहीं आने वाला। तो यहाँ पर ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन किसकी कहलाएगी, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट 5H2। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्टली यही पूछे जाएंगे। हो सकता है आपको 4 रिएक्शन लिख के दे दी जाए और पूछा जाए कि बताइए इसमें एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट की कौन सी रिएक्शन है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट की कौन सी रिएक्शन है, ये पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल से होंगे, यहाँ पर डिफरेंस पता होना चाहिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इस चैप्टर में ज्यादातर क्वेश्चन उन्हीं पर आते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, बॉन्ड एंथैल्पी। ये जो डेफिनेशन आज मैं आपको बता रहा हूं, इनकी डेफिनेशन सही सही आपको पता होनी चाहिए, डेफिनेशंस आपको सही सही पता होनी चाहिए, दैट्स इट। तो ये कॉपर सल्फेट डॉट 5H2, इसके भी प्रोडक्ट वही दिखेंगे, इसके भी, यानी कि सर यहाँ पानी थोड़ा कम यहाँ ज्यादा, वो होगा डेफिनेटली, लेकिन उसका इतना इंपैक्ट नहीं आएगा। तो क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हाँ लेकिन ये फॉर्मूला आयनिक कंपाउंड के लिए लगेगा। लेटिस एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, आयनिक यानी लेटिस आयनिक कंपाउंड के लिए लगेगा। आयंस के केस में तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है, उसमें आप कुछ भी किसी और तरीके से आप उसे फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। इसी में सी पार्ट हो रहा जाता है फॉर कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड, यस, ऑक्सीजन भी पानी में डिसॉल्व होती, CO2 भी पानी में डिसॉल्व होती, लेकिन क्या ये आयंस में टूट जाती? नहीं। आप सिंपली क्या लिखते हो, O2 एक्वस, इट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। ग्लूकोज पानी में डिसॉल्व होता है, उसके लिए भी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन टर्म डिफाइन होगी। तो इस तरह से CO2, अच्छा यहां पर हम मान रहे हैं कि केवल पानी में डिसॉल्व हो रही है, डिसॉल्व होने के बाद यहां पर कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, अगर वो रिएक्शन हो रही है तो फिर अलग स्टोरी होगी। सॉल्यूशन यानी मिक्सचर बनना है, मिक्सचर बनना है, केमिकल कोई चेंज नहीं हो रहा है। यहां पर CO2 के CO2 एक्वस, इसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ CO2 गैस। यहां पर भी आप इसको कोई लेटिस एंथैल्पी या इसमें ब्रेक नहीं कर सकते हो। और यहां पर मैं आपको बता दूं स्पेशली, अगर गैसेस को आप पानी में डिसॉल्व करते हो, गैसेस को पानी में डिसॉल्व करते हो तो इनमें इसमें हीट इवॉल्व होती है। तो एक लाइन यहां पर लिख सकते हो। अच्छा ये गैसेस कितनी डिसॉल्व होगी वो एक अलग बात है, कितनी डिसॉल्व होगी वो अलग बात है। 1 मोल ऑक्सीजन डिसॉल्व होगी या नहीं होगी वो एक अलग बात है। 1 लीटर में कितनी डिसॉल्व होगी, बट डेटा तो आप निकाल ही सकते हो, डेटा आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पर एक लाइन लिख लीजिए, डिसोल्यूशन ऑफ एनी गैस इन एनी लिक्विड, डिसोल्यूशन ऑफ एनी गैस इन एनी लिक्विड is an exothermic process. यहां पर अब एक टर्म मैं और डिफाइन करने जा रहा हूं, Cl आयन को आपने 5 मोल H2O में डाला, सॉल्यूशन बना Cl आयन 5H2, इसे हमने कह दिया एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। फिर हमने इसमें 10 मोल्स डाल दिया, इसे भी हमने कहा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ Cl आयन। ये डेल्टा H अलग था, ये डेल्टा H अलग है। यहां पर आप क्या कर रहे हो, सॉल्यूशन बना रहे हो। Cl आयन पहले सॉल्यूशन नहीं था, सॉल्यूशन बना रहे हो। अब सपोज करिए आपने Cl आयन का एक सॉल्यूशन बना दिया,
सी एलाइन का एक सॉल्यूशन बना हुआ है, जैसे सी एलाइन के अंदर आपने 5 मोल पानी डाल दिया, सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन बनने के बाद अब आपने इसमें और पानी मिलाया, तो क्या आप ये बोलोगे कि आप सॉल्यूशन बना रहे हो? नहीं, सॉल्यूशन बनने के बाद अगर आपने और पानी मिक्स किया तो मतलब आप क्या कर रहे हो? डाइल्यूट कर रहे हो। इसे कहा जाता है एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। यानी वन मोर टर्म, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। ये रिएक्शन अभी मत लिखना, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। लिखो डेफिनेशन, it is the enthalpy change when a solution containing 1 mole solute is diluted from higher to lower concentration। वैसे डाइल्यूशन वर्ड है तो हायर से लोअर ही होगा, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हाँ, ये टर्म ऐसा नहीं केवल आयंस के लिए डिफाइन होगी, ये टर्म्स आयंस के लिए, आयनिक कंपाउंड के लिए, कोवेलेंट, सबके लिए डिफाइन होगी, सबके लिए ये टर्म डिफाइन होगी। राइट नाउ आप कह सकते हो एक तरह से, इसमें से मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये Cl(H2) इधर आ गया, Cl कैंसिल आउट हो गया, एक सॉल्यूशन था उसमें और पानी मिलाया, सॉल्यूशन बन गया, डाइल्यूट हो गया, दिस माइनस दिस कर दिया। हाँ, लेकिन ये तो मैथमेटिकल है, बट एक पॉइंट मैं बता दूं, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन हमेशा नेगेटिव होगी, इवन आयनिक कंपाउंड के लिए। जबकि आयनिक कंपाउंड के लिए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ज्यादातर पॉजिटिव होती है, लेकिन डाइल्यूशन नेगेटिव होता है, क्योंकि अगर ऑलरेडी एक सॉल्यूशन है आयनिक कंपाउंड का तो वो आयंस में तो पहले ही टूट गया है। अब आप और पानी डालोगे तो और ज्यादा सॉल्वेशन होगा और हीट तो इवॉल्व होगी, तो एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन इज ऑलवेज नेगेटिव। एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ये कुछ टर्म्स है यहां पर, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। कंफ्यूजन होता है इसमें, अच्छी तरह से डिफरेंशिएट करके याद करो, हाइड्रेशन, सॉल्यूशन और डाइल्यूशन। ये 3 टर्म्स मैंने आपको यहाँ पर बताई है जिनमें डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर से कहूंगा, कोई ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनते, बट एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। एक क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा ही है वैसे। x किलोजूल हीट इज इवॉल्व, x kilojoule heat is evolved when 1 mole iron is mixed with 1 liter solution. Find the amount of heat evolved when first part, two moles are mixed with 2 liter water.
1 mole are mixed with 2 liter water। सारे आंसर x की टर्म में ही आएंगे, x की टर्म में ही आएंगे। And third part, 2 moles are mixed with 1 liter water। आंसर ऐसे निकालना है आपको कि x से ज्यादा या x से कम, या पॉसिबल हो तो एक रेंज दे दीजिए, एक मिनिमम रेंज में भी आप आंसर दे सकते हैं, जैसे x से ज्यादा 2x से कम, ऐसा कुछ, या x/2 से ज्यादा x से कम, मिनिमम जो भी आप रेंज दे सकते हो, या 2x वैल्यू भी दे सकते हो, कोई बात नहीं। आपको लग रहा नहीं 2x या 3x या 4x के बराबर है तब भी ठीक है, या तो कोई वैल्यू हो या कोई रेंज हो, उसमें आपको आंसर देना है, नहीं आंसर आपको x की टर्म में ही देना है। टाइम चाहिए सोचने का, चलिए थोड़ा सोचिए, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्लास में इसी से कंटिन्यू करेंगे, कुछ और डेफिनेशंस है जो हम डिस्कस करेंगे। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बाकी है, और रेजोनेंस एनर्जी जो है वो अभी बाकी है। थैंक यू।